को जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं नई जो आपकी कॉपी है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वो दिखाऊंगा। साथ में मेरे पास ये पेपर है 2025 बोर्ड का हिंदी का, जिसका कोड 801 DD कोड है। और इस पेपर का पूरा मैं सोल्यूशन जो है वो कॉपी पे दिखाऊंगा, कैसे कॉपी लिखी जाती है, नए पैटर्न पे कॉपी कैसे भरी जाती है, ये सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी टेंशन ना लें, मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक बताऊंगा आज के इस वीडियो में जिनको यदि आप फॉलो करेंगे तो 95% कन्फर्म है। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदी के पेपर में अगर आपको तबाही मचाना है तो इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसलिए आपको मैं पूरी कॉपी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज देखो कैसे पैटर्न अब चेंज हो गया है कॉपी का। तो इसको आपको ध्यान में रख के कैसे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे भरना है, कैसे पेपर का सोल्यूशन करना है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हिंदी में 70 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास पेपर है, क्या है 2025 का हिंदी का केवल प्रश्न पत्र है, जिसका पूर्णांक 70 नंबर है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया रहता है। इसी में ही आपको 3 घंटा 15 मिनट में ही आपको कॉपी को लिखना रहता है। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। अब रही बात पेपर कोड की, तो 801 DD कोड है और इसमें पूर्णांक जो है 70 नंबर का है, ये ऑलरेडी आपको पता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न पत्र में खंड आ और खंड बा विभाजित होता है। मीन्स प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों खंड आ और खंड बा में विभाजित होता है। खंड आ का सोल्यूशन आपको OMR शीट पे करना है। और आप कमेंट में एक चीज़ ये बता देंगे कि क्या आपको OMR शीट भरना आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना चाहिए कि आपको OMR शीट भरना आता है या नहीं। और उसमें बताया गया है कि OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही क्या करना है, गोले को विकल्प को पूर्ण रूप से काला करना है, ठीक है। और इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग ना तो आपको इस कॉपी में करना है और ना ही OMR शीट में करना है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंकों के जो आगे लिखे गए हैं वो निर्धारित है। तो अब आपको दिखाते हैं हम कॉपी का फ्रंट पेज। आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल का है और ये परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखें। और ध्यान रखना है, आपको किसी भी भाग में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अगर आप नाम लिखते हैं तो वो कॉपी चेक नहीं होगी, तो ये बात ध्यान रखना है, नाम आपको नहीं लिखना है। उसके बाद परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरें। साफ सुथरा आपको अच्छे से भरना है। देखो कॉपी का फ्रंट पेज ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही गंदा कर दोगे, यहीं पे गलत कर दोगे तो हो सकता है फेल भी हो जाओ। तो ये बात ध्यान रखना, कॉपी का फ्रंट पेज सही से भरना है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जो भी आपका रोल नंबर है, रोल नंबर कहाँ दिया रहेगा आपके प्रवेश पत्र पे, वहां से देख लीजिएगा और उसको अंकों में यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, देखो अंकों में ऊपर जो लिखोगे उसी को आपको नीचे शब्दों में लिखना है। आप देख सकते हैं जैसे 1 2 4 8 5 7 3 2 1 2 ये रोल नंबर है। अब इसी को आपको हिंदी में लिख देना है शब्दों में, तो ये बात ध्यान रखना। विषय किसका है, हिंदी का। और विषय का कंफर्म कैसे पता चलेगा, आपके प्रवेश पत्र पे दिया रहेगा और जो पेपर होगा उस पे दिया रहेगा। दूसरी बात प्रश्न पत्र, तो केवल प्रश्न पत्र है तो यहाँ पे केवल लिख देना। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है, आप देख सकते हैं पेपर क्या है 801 DD कोड है पेपर का, तो संकेतांक यहाँ पे आप लिख देंगे 801 DD। ध्यान रखना ये फ्रंट पेज गलत नहीं होना चाहिए, ना तो यहाँ पे व्हाइटनर करना, ना तो यहाँ पे काट पीट करना, ना तो यहाँ पे इरेजर करना। ये बात ध्यान रखना। 1 से 6 अंक तक जो प्रविष्टियां हैं उनको शुद्ध से भरना ही चाहिए आपको। अगर आप इसको शुद्ध से नहीं भरेंगे, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, समझ लो आप फेल ही हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे विषय वगैरह हो गया, परीक्षा का दिन जो भी है और परीक्षा की तिथि एवं पाली। परीक्षा की तिथि जैसे 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है तो यहाँ पे 24/2/2025 लिख सकते हैं। और प्रथम पाली में, कक्षा 10 वालों का प्रथम पाली में ही परीक्षा जो है वो होती है, ये बात ध्यान रखना। केंद्र का नाम यहाँ पे आप फिल कर देंगे। और दूसरा बात, यहाँ पे परीक्षा कक्ष जो है, जिस कक्ष में आप क्या कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उस संख्या को भर देना है। दूसरी बात, कक्ष निरीक्षक का पूरा स्पष्ट हुआ हस्ताक्षर यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको आप करा लेंगे जो भी आपके क्लास में जो भी वो निरीक्षक होगा उससे, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, जो वहाँ पे अटेंडेंस सीट आती है उस पर साइन जरूर करना चाहिए। उस पर जो कॉपी संख्या है उसका जरूर क्या कहते हैं, उसको जरूर भरना चाहिए। तो ये बात ध्यान दे सकते हैं। ये A नंबर कॉपी है, A+B कॉपी आप ले सकते हैं अगर ये कॉपी भर जाती है तब। तो ये पूरा आपका फ्रंट पेज है जो इस तरीके से भरना है। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो फेल भी हो सकते हैं। तो आई होप अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो और चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। तो पेपर का ये फ्रंट वगैरह पेज आपने पढ़ लिया, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये सब देख लिया है। और
OMR शीट वगैरह भरना आपको आता है, अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। अब हम सीधे चलते हैं खंडवा, जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसका सॉल्यूशन जो है मैं अच्छे तरीके से कराए दे रहा हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखना और कैसे करना। आप देख सकते हैं खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ध्यान रखना है आपको, 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, 3 दूनी 6, 2-2 नंबर में 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक गद्यांश का सॉल्यूशन पूरा करना है, 2 गद्यांश दिए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ। तो देखो पहला गद्यांश का है क्या, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी मात्रा से धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। यहाँ पे मित्रता शब्द आपको दिख रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसको मैं लिख के कैसे दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे पास कॉपी थी, आपने फ्रंट पेज भरना सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडिंग डाल देना है खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न, फिर प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, प्रश्नोत्तर संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 है। तो इसका सॉल्यूशन करना है, इसमें से A नंबर का सॉल्यूशन करना है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो इसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कैसे मित्र बार बार दिखाई दे रहा है आपको इस पैसेज में, इस गद्यांश में। मित्र यहाँ पे दिख रहा है, मित्रों यहाँ पे दिख रहा है, दूसरी बात यहाँ पे आपको मित्रता दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इससे यहाँ पे भी मित्रता दिख रहा है, तो ये क्या है, मित्रता नामक पाठ से ही गद्यांश लिया गया है। ऐसे ही गद्यांश का पहचान किया जाता है बोर्ड पेपर में, तो ये बात ध्यान रखना। अब हम प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना, तो ऐसे ही हेडिंग डालना है और खंड A यहाँ पे लिखना है, फिर पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 नंबर कन्फर्म होंगे, इसको एग्जामिनर तुरंत चेक करेगा और पूरे मार्क्स देगा, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात यहाँ पे आपको क्या करना, अंडरलाइन जरूर करना है। बहुत से बच्चे अंडरलाइन नहीं करते तो उनको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे लाइन भी खींच देनी है एक तरफ, ताकि कॉपी देखो कितनी सुंदर लग रही है, स्पष्ट तरीके से लिखी गई है। खंडवा यहाँ पे पढ़ा है, वर्णनात्मक प्रश्न पढ़ा है और प्रश्नोत्तर संख्या पढ़ा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं इस पैसेज का दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये पेपर पूरा जो मैं दिखा रहा हूँ 801 DD कोड है और इसका सोल्यूशन जो है वो आपको जरूर कर लेना है। अगर आप सोल्यूशन करते हैं, मैं कह सकता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त होगी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदैव उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। तो ये क्या था, ये था रेखांकित अंश की व्याख्या। ये क्या था, ये पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या थी। तो आपके 4 नंबर कंफर्म हो गए, 2 नंबर प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम के, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या के नाम के। अब बहुत से बच्चों के मन में ये आशा होगी कि भैया अगर समझ लो मैं ये गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं कर पाया तो क्या करूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, फिर जिस प्रकार यहाँ पे ये पूरी चीजें दी गई हैं इसी गद्यांश को अदल बदल के उतार देना है, ठीक है। इतना एग्जामिनर ध्यान भी नहीं देता अगर आपका, हाँ लेकिन ध्यान रखना ये है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक या यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखने को आ सकता है। संदर्भ में भी पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है और ये क्वेश्चन बनेगा तो ये तो होना ही है, इसमें भी वही पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये सही है तो रेखांकित अंश की व्याख्या अगर थोड़ा गलत भी हो जाएगा, अगर आप नहीं जानते तो यही पैसेज अगर उतार देंगे उसके आगे जिस भी लेखक के द्वारा लिखा गया है उसका नाम लिख के, तो भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार 2 और 2 4 नंबर। अब है व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसे उम्मीद रखनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो दिखाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखो इस तरीके से फिर से लाइन खींच देनी है, 7 नंबर यहाँ पे डाल देना है, फिर लिखना है। देखो इन सारी चीज़ों को गलतियाँ नहीं करना, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है और क्वेश्चन को साफ सुथरा अच्छे तरीके से लिखना है, कटिंग नहीं करनी है फ्रंट पेज पे। पहले ही पेज पे पता चला आप यही पहले ही पेज पे, इसी पेज पे आप क्या कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, तो एग्जामिनर देखेगा तो उसको लगेगा इसको कुछ आता जाता नहीं, इसलिए वो कम नंबर भी देगा और आगे काफ़ी सही से पढ़ के भी नहीं चेक करेगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसे उम्मीद रखनी चाहिए। तो उत्तर में क्या लिखा है, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या करना चाहिए, एक
मित्र से ऐसी ही उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस प्रकार आपके कितने नंबर, इस प्रकार आपके जो ये 6 नंबर हैं ये पक्के हो गए। आपने तीनों क्वेश्चन के आंसर लिख दिए। देखो इसमें अन्य क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। जो आपको समझ में आए, जो जल्दी लिख पाए उसको आप लिख लीजिएगा। लेकिन मैंने आ, बा और सा इन तीनों प्रश्नों को मैंने बता दिया। तो इस प्रकार लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसे उम्मीद रखनी चाहिए। इस प्रकार आपने गद्यांश के 6 नंबर पक्के कर लिए। अगर मान लो ये गद्यांश आपको नहीं आता तो ये गद्यांश कर सकते हैं। कुछ अंक का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की समान होगी, जो उसे दिन दिन अनुमत के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। ये गद्यांश भी मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। ठीक है, इसमें भी वही क्वेश्चन, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक करना है। अब आपको दिखाते हैं प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना। देखो इसमें भी का और खा 2 पद्यांश दिए गए हैं, इनमें से एक को करना है। मैं इसको पढ़े दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। मैया हो न चरहियो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाए पिराए, जो नाते पथ्याएं पूछ बलदाओ अपनी सौह दिवाएं, यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन गारी दे दिशाएं, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर्य श्यामो अति बालक मारत ताहि रिगाए। तो ये हो गया, क्या है, ये पद्यांश है। इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं। प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या, पहले संदर्भ लिखना, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर उपयुक्त पद में किसका चित्रण किया गया है, पाई पिराई एवं सूर्यश्याम में कौन सा अलंकार है, श्री कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते। तो इन 5 में से 3 के क्वेश्चन का आंसर लिखना, चाहे पहला दूसरा तीसरा लिख दें, या जो आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप इसको कर लीजिएगा। अथवा है, निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कहीं समझाए, सौह दे बूझत साँच नहास, है को जनक कौन है जाननी, कौन नारी के दासी, कैसे बरन भेष हैं कैसो के ही रस में अभिलाषी, पाओगे पुनकियो आपनो जौ रे करोगे गासी, सुनत मौन रहियो बावरे सूर सबे मति नासी। तो ये है पद्यांश, ये भी है। तो इन दोनों में का और खा में एक करना है, अथवा के रूप में यहाँ पे लिखा है। तो ये आप समझ जाइए। ठीक है, तो मैं इस पद्यांश का आंसर आपको बताता हूँ। क्या प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। गोपियां भ्रमर के अन्योक्त से उद्धव से क्या पूछती, प्रस्तुत पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। तो मैं पूरा आपको बताता हूँ इनमें से किन क्वेश्चन का आंसर मैंने किया है। तो देखो आपको ये डाल लेना है। जैसे अगर आप ये लिख रहे हैं तो मैया हो न चरहियो डाट डाट, यहाँ पे ताहि रिगाए ये डाल देना। अगर आप ये लिख रहे हैं तो निर्गुण कौन डाट डाट सूर सबे मत नासी, तो इस प्रकार आप डाल देना। देखो निर्गुण कौन सूर सबे मत नासी। इसको लिखने से क्या हो जाएगा, इसको लिखने से एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपने ये गद्यांश किया है या एक गद्यांश किया है। इससे वो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ढूंढने में। तो ये बात समझ लीजिए। फिर पहले क्वेश्चन का आंसर मैं संदर्भ आपको लिख के दिखाता हूँ। तो संदर्भ आप क्या लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डाल देना और फिर लिखना प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको गद्यांश पद्यांश हल करना आता है, कि आपको संदर्भ और व्याख्या करना आता है कि नहीं आता। आप कमेंट में बताएंगे कि आपको गद्यांश पद्यांश हल करना आता है या नहीं। ठीक है, ये कमेंट में आप जरूर बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, साह एवं साँच शब्दों का शाब्दिक अर्थ लिखिए 5वें क्वेश्चन का। तो इसको आप देख सकते हैं, सौह शब्द का अर्थ सौगंध है और साँच शब्द का अर्थ सत्य है। तो ये आपने लिख दिया। फिर छठा क्वेश्चन है, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। मैं देखो पहला फिर 5वां और छठा का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आप चाहें तो जो भी कर सकते हैं, ये पद्यांश पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आए। ठीक है, 3 ही करने ही, बात ध्यान रखना, 6 नंबर का है, 3 क्वेश्चन ही करने। तो मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, तो मधुकर शब्द का अर्थ है भ्रमर। ब्रज की गोपियां उद्धव को भ्रमर अर्थात भौरे को उपमा देती हैं। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 22 हो गया, जिसमें आपको एक पद्यांश का सॉल्यूशन करना था, जिसके भी आपको 6 नंबर कन्फर्म होंगे। तो लाइक ऐसे ही गद्यांश पद्यांश का सॉल्यूशन आपको बोर्ड पेपर में स्पष्ट रूप से, देखो मैं काली पेन का यहाँ पे काली पेन का, यहाँ पे काली पेन का, यहाँ का काली पेन का प्रयोग जो है मैंने किया है। तो ये बात ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों से कॉपी जो है आपकी अट्रैक्टिव बनती है, जिससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि ये टॉपर बच्चे के द्वारा लिखी गई है, जिससे आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, चलो अब आपको अगला दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 23। तो ये पेपर है आपका, देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 क्या है, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 नंबर में है, 3 नंबर में जीवन परिचय, 2 नंबर में रचना है। तो मैं आपको भगवत शरण उपाध्याय का जो जीवन परिचय है वो मैं बताता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जीवन परिचय है। तो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखना, लाइक ऐसे ही लिखना और इनका जीवन परिचय याद भी कर लेना। और जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है ये अगर आपको नहीं पता तो वीडियो आप देख सकते हैं। कमेंट में बताएं कि आपको किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय अगर बोर्ड पेपर
पेपर में पूछा गया, तो आप लिख पाएंगे या नहीं ये आप जरूर कमेंट में बताएंगे। फिर देखो प्रश्नोत्तर संख्या 23, इस प्रकार हेडिंग डाल देना है का नंबर, क्योंकि आप का लिख रहे हैं यहाँ पे देखो 23 का, ठीक है, तो का नंबर डाल देना। आप जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तो नाम भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय लिख रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ? सन 1910 ईस्वी में हुआ। जन्म का स्थान क्या है? उजियापुर में। यहाँ पे जा है तो जा बना लेंगे, उजियापुर बलिया में। फिर रचनाएं खून के छींटे, इतिहास, साक्षी, ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं। मृत्यु सन 1982 में। तो ये पूरा संक्षिप्त परिचय था किसका? भगवत शरण उपाध्याय का। किसका आप जीवन परिचय लिख रहे हैं? भगवत शरण उपाध्याय का। तो किसी भी इन तीनों में से किसी का भी लिखना, चाहे लेखक का हो या कवि का, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय इस तरीके से बॉक्स जरूर बनाना। उनमें नाम, जन्म का स्थान, अगर माता पिता का नाम दिया है जीवन परिचय में तो जरूर लिखें। रचनाएं और मृत्यु, इतनी चीजें लिखना कंपलसरी है। अगर आप ये बॉक्स बना देते हैं संक्षिप्त परिचय का, तो इससे एग्जामिनर को पता चलेगा बच्चा पढ़ने वाला है, इससे वो पूरे मार्क्स देगा। फिर यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देनी है, अंडरलाइन कर देना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल के भी यहाँ अंडरलाइन कर देना है। फिर यहाँ पे का नंबर लिख लेना है या फिर जो भी नंबर हो वो। फिर आप क्या लिखेंगे? भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में। मैंने सन को काली पेन से लिख दिया है। बलिया जिले के उजियापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम में हुई। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ये बनारस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ आए? बनारस आए और वहाँ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की। फिर ये संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के अध्येता तथा हिंदी साहित्य के नायक रहे हैं। ये प्रयाग और लखनऊ संग्रहालयों के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। तो इस प्रकार इनका जीवन परिचय जो है वो लिखना है। आगे मैं और आपको बताया दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे आप क्या लिखेंगे? आगे आपको लिखना है अगस्त सन 1982 ईस्वी में इस मनीषी साहित्यकार ने इस आसार संसार से विदा ले लिया। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय किसका? भगवत शरण उपाध्याय का। लाइक ऐसे ही लिखना है। अगर आप ऐसे ही जीवन परिचय लिखते हैं, मैं जानता हूँ कि आप 5 के 5 नंबर आप देख सकते हैं। 5 नंबर में लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर में कवि का भी। मैं कवि का जीवन परिचय भी बताऊंगा, उससे पहले आप लेखक के जीवन परिचय को कैसे लिखना है ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे डाल देनी है। फिर यहाँ पे जिस भी लेखक या कवि का नाम लिख रहे हैं उसका संक्षिप्त परिचय। फिर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। फिर उसके जीवन परिचय को पूरा लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? ये बात आपको मैं बताया दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे उनकी रचनाएं हेडिंग डालना है। अब इनकी प्रमुख रचना निम्न है। पहला मंदिर और भवन, फिर दूसरी खून के छींटे, तीसरा इतिहास साक्षी है, चौथा इतिहास के पन्नों पर, और पांचवा टूटा आम। एटलीस्ट 5 जीवन परिचय कम से कम किसी भी लेखक का, चाहे आप इन सब में से चाहे जो जीवन परिचय लिख रहे हैं, 5 जो रचनाएं हैं वो जरूर लिखेंगे। एटलीस्ट 5 लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर, 3 + 2 में पूछा जाता है। 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर रचनाएं। तो ये बात ध्यान रखना। तो जो रचनाएं एटलीस्ट 5 जरूर लिखना, ठीक है। 4 से तो कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 23 का। प्रश्नोत्तर संख्या 23 का क्या है? निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखो। ये भी 5 नंबर में, चाहे तुलसीदास, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, किसी का भी आप लिख सकते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बताता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड पेपर में आया हुआ है, तो आप जरूर तैयार कीजिएगा। आइए दिखाते हैं आपको कैसे लिखना है। इस प्रकार आपको यहाँ पे भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 23 का खा, अगर डालना चाहें तो। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट ही खा लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाल रखा है, तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा। तो खा नंबर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे संक्षिप्त परिचय। तो महादेवी वर्मा का लिख रहे हैं तो नाम महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907 ईस्वी में, जन्म का स्थान फर्रुखाबाद में, पिता का नाम गोविंद प्रसाद, मृत्यु 1987 ईस्वी में, रचना निहार रश्मि नीरजा। तो ये हो गया क्या? ये हो गई बेसिक या संक्षिप्त परिचय किसी भी कवि या लेखक का। तो आप कवियत्री का लिख रहे हैं, महादेवी वर्मा का लिख रहे हैं, तो ऐसे ही आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। आफ्टर ऑल जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग डालना है। तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भगलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में स्थित विद्यालय में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक सामर्थ्य न होने के कारण ये अपनी पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। तो ये हो गया जीवन परिचय किसका? संक्षिप्त परिचय हो गया महादेवी वर्मा का। तो लाइक ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे देखो आप, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, तो यहाँ पे मैंने फर्रुखाबाद को काली पेन से, फिर यहाँ पे जन्म का स्थान 1907 को, इसको भी मैंने काली पेन से, फिर इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद, इसको भी मैंने काली पेन से लिखा। इससे क्या होगा? एग्जामिनर को मेन पॉइंट जो है वो देखने को पता चलेगा कि यहाँ बच्चे ने सही लिखा है।
तो इस प्रकार आप कीवर्ड को आप ब्लैक पेन से और हेडिंग वगैरह ब्लैक पेन से बढ़िया लाइन वगैरह खींच के एकदम चैंपियन काफ़ी अच्छे से लिखिएगा टॉपर की तरीके से, लाइक जैसे लिखिए। अगर आप ऐसे कापी लिखते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर किसी की हिम्मत नहीं है जो काट ले, ठीक है। चलो आगे आपको दिखाते हैं, आगे आपको क्या करना है। आगे इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 28 नवंबर 1983 को इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्यकृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रही और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गई। तो ये हो गया महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचना निम्न है, 5 रचनाएं लिखनी है। हर एक लेखक या कवि, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना है, 5 रचना से कम बिल्कुल भी ना लिखें। तो पहला निहार, दूसरा रश्मि, तीसरा नीरजा और चौथा सांध गीत, 5वां दीपशिखा। तो ये क्या है, इनकी प्रमुख रचना है, तो याद कर लीजिएगा। इस प्रकार आपने जीवन परिचय में भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिख के देख लिया। ये मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है जो आपकी बार बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं, तो इनको जरूर याद कीजिए। बाकी ये तीनों आप जितने भी अच्छे जीवन परिचय देख रहे हैं, 6 जीवन परिचय की वीडियो आपको हमारे चैनल मोबाइल पर स्कूल पे मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। प्रश्न 24 नंबर, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का करना है, संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। तो पहला क्या दिया गया है, मानव जीवन से संस्कृतम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वाण ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणायाम ज्ञानम आचारान विचारान च दर्शनीयाम तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। अथवा आप ये पढ़ सकते हैं, तो इन दोनों में एक करना है, तो मैं का नंबर को बता के आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। हेडिंग डाल देनी है प्रश्न उत्तर संख्या 24, क्योंकि आप 24 में ही लिख रहे हैं, देख सकते हैं। फिर का नंबर, क्योंकि आप का लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो का, तो आपने का डाल दिया। फिर यहाँ पे आपने ये शीर्षक डाल दिया, तो शीर्षक डालने से क्या होगा, मानव जीवन से अस्माकं संस्कृति, ये डालने से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने ये वाला किया है। इस प्रकार एग्जामिनर को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर अच्छे से पढ़ सके। फिर संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार आपके जो है ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं 2 + 3 5 नंबर में ये जो है गद्यांश, यहाँ पे देखो 2 + 3 5 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर संदर्भ का, 3 नंबर हिंदी अनुवाद का। तो संदर्भ जरूर लिखना है, संदर्भ में केवल पाठ का नाम ही लिखना रहता है। तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अब हिंदी अनुवाद, तो मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया है, वह सब हमारी संस्कृति है। तो इस प्रकार आपने 5 नंबर कन्फर्म कर लिए एक गद्यांश का सॉल्यूशन करके, चाहे आप ये कर सकते हैं चाहे ये कर सकते हैं। अब खा नंबर, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। रात्रि गमस्यत भवस्यम सुप्रभातम भास्वान देनोस्य सस्यत हसस्यत पंकज जलज इत्तम विचंत्यंतम कोसगते दूरेफे हा हंता हंत नलनी गज उज्जहार। तो ये हो गया या ये, इनमें से एक करना है, तो मैं एक करके दिखाता हूँ। ये वाला रात्रि गमस्यत वाला, चलिए मैं खोलता हूँ, काफी दिखाता हूँ आपको। ये क्या है, खा नंबर, मैंने यहाँ पे शीर्षक डाल दिया है, कौन सा लिख रहा हूँ मैं, रात्रि गमश्य .. गज उज्जहारम। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। आप संदर्भ लिखना, तो क्या लिखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्त विलासा नामक पाठ से उद्धृत है। 2 नंबर तो संदर्भ के आपको मिल गए। फिर यहाँ पे हेडिंग डाल देना, हिंदी अनुवाद। कमलनी में बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल के पुष्प से मैं बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते हुए, है ना, हाय बड़ा दुख है कि हाथी उस कमलनी को उखाड़ ले गया। तो ये हो गया क्या, ये हो गया पूरा हिंदी अनुवाद इस वाले श्लोक का, इस वाले पद्यांश का। तो 5 नंबर इसके कन्फर्म हो गए, 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर हिंदी अनुवाद के। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। फिर गा नंबर 1 क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत कंठस्थ से किया हुआ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो 2 नंबर में है। तो मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। इस प्रकार हेडिंग डाल देना है और यहाँ पे लिख देना श्लोक। गा नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। तो इससे आपके 2 नंबर पक्के हो गए किसके, श्लोक के, ठीक है। अब घ नंबर प्रश्न देखो, 1 नंबर में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। विद्या केन वर्धते, तो इसका उत्तर मैंने लिखा विद्या अभ्यासेन वर्धते। फिर
चंद्रशेखरा का आसी, तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा। 2 करने हैं तो चाहे जो कर सकते हैं इन 5 में से, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसी। तो इस प्रकार घा के ये 2 ऑप्शन 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए। इस प्रकार 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 4 नंबर पक्के हो गए। लाइक ऐसे ही पेपर का सोल्यूशन करना है, बात ध्यान रखना। अगर आपको टॉपर बनना है, 70 में 70 नंबर लाने हैं, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना, ठीक है। चलो आगे आपको दिखाता हूँ आगे क्या होने वाला है। अब आता है प्रश्नोत्तर संख्या 25। मैं प्रश्नोत्तर संख्या 25 आपको दिखाता हूँ क्या है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 25, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों को जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए 4 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है। तो पत्र लिखना आता है। तो देखो पत्र को, संपादक पत्र को यहाँ पे डाल देना है, हेडिंग, फिर प्रश्नोत्तर संख्या, फिर राकेश, जो भी आपका नाम है यहाँ पे XYZ भी लिख सकते हैं अगर आप नाम ना लिखना चाहें। बहराइच अपना लोकेशन, दिनांक, जिस भी तारीख को पत्र लिख रहे हैं, तो 24 फरवरी 2025 को आपका हिंदी पेपर है, उसी दिन लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर श्रीमान संपादक महोदय दैनिक जागरण। अब आपको लिखना है विषय, गंदगी से फैल रही बीमारियों की ओर ध्यान दें। यही तो हमारा विषय है, जो गंदगी फैल रही उसी की ओर ध्यान दिलाना है पत्रकार महोदय का। महोदय, हमारे क्षेत्र में गंदगी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर और रुके हुए पानी के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ गई है। कई लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कृपया अपने समाचार पत्र में इस समस्या को प्रकाशित करें ताकि संबंधित अधिकारी इस पर उचित कार्यवाही करें और सफाई की व्यवस्था सुधारें। धन्यवाद। भव्य, जो भी आपका नाम है लिख सकते हैं और लोकेशन अपना डाल सकते हैं। तो ये पूरा क्या था, पत्र लेखन था। लाइक ऐसे ही फॉर्मेट होता है किसी भी पत्र को लिखने के लिए। तो 4 नंबर इसके आपको मिल गए। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं 25 का। अब 26 नंबर, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध। आज़ादी का अमृत महोत्सव, विज्ञान वरदान या अवसाद, वन महोत्सव, योग, शिक्षा, आवश्यकता और उपयोगिता, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ। इनमें से आप सभी को तैयार कर लेंगे, 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। मैं आपको योग, शिक्षा, आवश्यकता और उपयोगिता पर निबंध दिखाता हूँ कैसे आपको लिखना है। चलिए दिखाते हैं। ये है प्रश्नोत्तर संख्या 26, योग, शिक्षा और आवश्यकता और उपयोगिता पर निबंध। सबसे पहले आपको निबंध में अगर 7 के 7 नंबर लाना है, फुल मार्क्स लेना है, तो आपको क्या करना होगा, फुल मार्क्स लेने के लिए आपको रूपरेखा जरूर लिखनी है। हेडिंग डाल देना है जो भी निबंध, आप इनमें से जो भी निबंध लिखेंगे, इन 5 में से या 5 ऑप्शन में से जो भी लिखेंगे, तो मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ, तो आप ये हेडिंग डाल देंगे, योग, शिक्षा, आवश्यकता और उपयोगिता। फिर रूपरेखा, सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब इंट्रोडक्शन, उसके बारे में तुम्हारी राय है। योग, शिक्षा और आवश्यकता के बारे में तुम्हारी क्या राय है, ये देना। फिर योग का क्या अर्थ है, योग की आवश्यकता क्यों है, फिर योग की उपयोगिता क्यों है। आवश्यकता उपयोगिता दोनों पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं। फिर उपसंहार। इस प्रकार 5 हेडिंग में ये निबंध लिखना। तो सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, इसी तरह अंडरलाइन कर देंगे, फिर लिखेंगे योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन भारतीय विधा है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। ये हो गया प्रस्तावना। फिर दूसरा, योग का अर्थ आपने लिखा था। तो योग का अर्थ क्या है, संस्कृत में योग का अर्थ जुड़ना या मिलना होता है, या शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति संतुलित जीवन जी सकता है। तो ये हो गया प्रस्तावना, योग का अर्थ। तीसरी हेडिंग है योग की आवश्यकता। तो तीसरी हेडिंग में यहाँ पे देख सकते हो योग की आवश्यकता क्या लिखोगे, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, बीमारियां और अनियमित जीवन शैली आम हो गई है। योग हमें इन समस्याओं से बचने में मदद करता है। फिर योग की उपयोगिता। मैं आपको बता दूं, निबंध एटलीस्ट आपको 2 से 2.5 पेज या 3 पेज में लिखने हैं, इससे कम में नहीं लिखना है। अगर आप इससे कम लिख रहे हैं, 1-1.5 पेज में लिख रहे हैं, तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगी। योग की उपयोगिता, यह शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाता है। ध्यान और प्राणायाम से मन को शांति मिलती है। यह तनाव, चिंता और डिप्रेशन से कम करता है। फिर योग बीमारियों से बचाव करता है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ाने में सहायक है। तो ये हो गई योग की उपयोगिता, ये हो गई योग की आवश्यकता। अब बचा उपसंहार। तो उपसंहार में बता दे रहा हूँ कैसे आपको उपसंहार लिखना। तो ये है उपसंहार, आप लिखेंगे योग, शिक्षा हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसे अपनाकर हम स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार हमने 5 हेडिंग में योग, शिक्षा, आवश्यकता और उपयोगिता पर निबंध लिखा। इसमें एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि प्रस्तावना, योग का अर्थ, ये सारी हेडिंगें हैं। 5 हेडिंगों में मैंने ये निबंध को खत्म किया है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, 7 के 7 नंबर आपको कंफर्म मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। तो मैं आपको अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर जो चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन है वो मैं बताता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 27। तो यहाँ पे अग्रपूजा है। आप श्री राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक श्री कृष्ण है। संपूर्ण काव्य में श्री कृष्ण ही प्रमुख पात्र है। युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में सर्वप्रथम कृष्ण ही की पूजा होती है। वही समस्त घटनाओं के सूत्रधार हैं। उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहला, लीलाधारी दिव्य पुरुष। कवि ने मंगलाचरण में श्री कृष्ण के विष्णु रूप का स्मरण किया है। विश्वकर्मा से भयानक खांडव वन में अलौकिक नगर का निर्माण करवा देने, शिशुपाल को अनेक रूपों में दिखाई देने से वे पाठकों के अलौकिक पुरुष दिखाई प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर
अगला क्या था, अगला था शिष्ट एवं विनयी। श्री कृष्ण सदा बड़ों से प्रति नम्र भाव रखते थे। वे कुंती आदि पूज्य जनों के सम्मुख शिष्टाचार और नम्रता का व्यवहार रखते थे। धर्म और मर्यादा पालक। श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोते थे और यज्ञ में मर्यादा की रचना के कारण ही शिशुपाल ने निंदा शब्दों से शांत भाव से क्षमा करते थे और वे आदर्श मानो है। भीष्म के शब्दों में शील, सुजानता, विनय, प्रेम के केशव, प्रत्यक्ष शरीर, मिथ्या और अनीति और क्या है, धर्म मर्यादा स्थापना करते हैं यदुवीर। तो ये पूरा हो गया। क्या आपने खंडकाव्य जो अग्रपूजा का खंडकाव्य था वो कर लिया। तो ये था पूरा सॉल्यूशन जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको कॉपी दिखाई बोर्ड पेपर की, और दूसरी क्या, इस पेपर 801 डीडी कोड के पेपर का सॉल्यूशन पूरा कराया। अगर आप इस पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 70 में 70 नंबर स्कोर करेंगे। अगर आप लाइक ऐसे ही जैसे मैंने बताया, कहाँ अंडरलाइन करना है, कैसे जीवन परिचय लिखना है, कैसे निबंध लिखना है, कैसे कौन कौन सी चीज़ें करनी है, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं जिस प्रोसेस में मैंने लिखा है, तो उससे आपके फुल मार्क्स जो है वो बोर्ड पेपर में आएंगे। तो टॉपर अगर बनना है तो लाइक ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही तरीका अपनाना है जिससे आप बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करें। तो कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें।